हेलो फ्रेंड्स। आज है 8 फरवरी और आज की ट्यूटोरियल आपके सामने है। चलिए शुरू करते हैं। विनिंग ट्रस्ट ऑन झारखंड पॉलिटिकल स्टॉर्म। एक अच्छा फ्रेज यहाँ है। पॉलिटिकल स्टॉर्म मतलब आप समझते हैं, राजनीतिक तूफान, मतलब हलचल हुई है, कुछ इधर उधर हुआ है, पॉलिटिकल स्टॉर्म। और यहाँ विनिंग ट्रस्ट लिखा है, ट्रस्ट वोट जीतने के बारे में। Jharkhand Mukti Morcha (JMM) and its allies found a viable way out of the Hemant Soren arrest ordeal. यहाँ वे आउट ऑफ समथिंग को एक फ्रेज के तौर पे लीजिए। वे आउट ऑफ समथिंग यानी किसी चीज से निकलने का तरीका। ओके, ए वाइबल वे आउट ऑफ समथिंग यानी किसी चीज से निकलने का अच्छा तरीका। ये वाइबल जो चीज, जिस चीज को भी आप वाइबल बोलते हैं ना, उसको कह सकते हैं वो लंबा चलेगा। ठीक है, वो वर्क करेगा। इट विल वर्क, इट विल लास्ट, इट विल सस्टेन। जो चीज वाइबल होती है वो सस्टेन करती है, वो लास्ट करती है, वो तुरंत खत्म नहीं हो जाती, वाइबल है। ठीक है, अ वाइबल सोर्स ऑफ इनकम मतलब ये नहीं कि आज 2 दिन 4 दिन पैसे आएंगे। ठीक है, अ वाइबल सोर्स ऑफ इनकम मतलब वो पैसे आते रहेंगे काफी लंबे समय तक। तो एक वाइबल वे आउट ऑफ द हेमंत सोरेन अरेस्ट ऑर्डील इन्होंने निकाला है। तो कोई मुसीबत होगी, उसी से बाहर निकलने का रास्ता आप निकालते हो ना। अ वे आउट ऑफ समथिंग यानी कोई मुसीबत है, तो वाइबल वे आउट ऑफ व्हाट, आउट ऑफ द हेमंत सोरेन अरेस्ट ऑर्डील। ऑर्डील इंग्लिश में एक वर्ड यूज किया जाता है जिसको ज्यादातर टीचर्स हिंदी में अगर बताते हैं तो अग्नि परीक्षा बोल के खत्म कर देते हैं। आप लोगों ने याद कर रखा होगा। काफी नहीं है अग्नि परीक्षा बोलना, आप गलत तरीके से शब्द को यूज कर जाएंगे। अगर आपको ऐसे पहले जिस वर्ड को नहीं सुना है उसके बारे में कोई हिंदी सुनते हैं इस तरह से जो एब्स्ट्रैक्ट हो, तो बड़ी मुश्किल होती है कि वो हिंदी एग्जैक्ट होगी। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। ऑर्डिल मतलब होता है एक ऐसी परिस्थिति जो आप एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते, जो बहुत ही मुश्किल परिस्थिति होती है, बहुत ही अनप्लेजेंट होती है। ठीक है, उसी को ऑर्डिल कहते हैं। ठीक है, इमेजिन करिए कि 10 लोगों को कहीं पर बंधक बना के रख रखा है इन लोगों ने, टेररिस्ट लोगों ने। तो समझिए उनकी हालत क्या हो रही है। क्या आप उसको अग्नि परीक्षा कहेंगे? ठीक है, अग्नि परीक्षा कहेंगे? वहां पे नहीं कहेंगे ना, लेकिन ऑर्डील कह सकते हैं उसको। द ऑर्डील ऑफ द हॉस्टेजेस, द ऑर्डील ऑफ द हॉस्टेजेस, when they didn't know when their ordeal will come to an end. They didn't know when their ordeal would come to an end. उनको नहीं पता था कि उनका कब खत्म होगा ये जो एक्सपीरियंस है। राइट, तो फिर मैं कह सकता हूं दूसरे तरीके से कि जब हमारे आर्मी के जवान पहुंचे और उन्होंने आतंकवादियों को मार गिराया, तो होस्टेजेस का ऑर्डील खत्म हो गया। इसका मतलब द ऑर्डील ऑफ द होस्टेजेस केम टू एन एंड, राइट, when the Indian army men reached there and gunned down the terrorists. तो ordeal मतलब होता है एक अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस, वेरी वेरी अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस। तो अग्नि परीक्षा कुछ जगहों पे फिट हो जा सकता है, राइट, हर जगह नहीं फिट होगा। तो इसलिए शब्द को याद ना करिए, समझने की कोशिश करिएगा। तो इन्होंने एक बहुत अच्छा तरीका निकाला है इससे बाहर आने का, इस ऑर्डील से बाहर आने का। जो हेमंत सोरेन के अरेस्ट होने की वजह से जो एक मुश्किल परिस्थिति पैदा हुई थी, इस परिस्थिति से बाहर आने का बहुत अच्छा तरीका निकाला है, जो तरीका कारगर है। वाइबल मतलब कारगर और काम लंबा समय तक चलेगा। तो वाइबल में 2 चीजें होती हैं, इट लास्ट लॉन्ग एंड इट वर्क्स। ओके, इट वर्क्स एंड इट लास्ट लॉन्ग। ओके, दोनों ही चीजें होती हैं। मान लो टेम्पररी काम करे तो उसको वाइबल नहीं कहते। ओके, वाइबल सोल्यूशन मतलब क्या हुआ, जो सोल्यूशन टेम्पररी सोल्यूशन नहीं है, ये लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन है, काम भी करेगा और लंबे समय तक चलेगा, वाइबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाय, आज एक ग्रामेटिकल एरर फिर दिखा मुझे इस टेक्स्ट में, तो मैंने उसको रेड से यहाँ कलर कर दिया, अवॉइडिंग। जब आऊंगा यहाँ तो बताऊंगा, ये अवॉइडिंग जो है ये एरर है, ग्रामेटिकल एरर है। और मेरा मूड ऑफ हो रहा है अब द हिंदू के एडिटोरियल से, क्योंकि इसमें जो ग्रामेटिकल एरर्स मिल रहे हैं मुझे, और जिस तरह की सब स्टैंडर्ड राइटिंग देखने को मिल रही है, तो मुझे इसको पढ़ने और पढ़ाने में मजा नहीं आ रहा। जब कोई टेक्स्ट ब्यूटीफुली रिटन होता है, एस्थेटिकली प्लेजेंट होता है, तो उसको पढ़ाने में मजा आता है, जिसमें लैंग्वेज को नेचुरल तरीके से यूज किया जाए। इसमें आप लोग स्टूडेंट शायद इस बात को ना महसूस कर पाए,
लेकिन जो आज का टेक्स्ट है बहुत ही बेकार तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि शायद मैं कल किसी और न्यूज़पेपर का एडिटोरियल चुनूंगा। मुझे द हिंदू से मैं डिसएन्चेंटेड होता जा रहा हूँ धीरे धीरे। मुझे सही नहीं लग रहा है इसका जो लिखा हुआ है ना, वो जो इसके राइटर्स है जो लिख रहे हैं एडिटोरियल, वो ग्रामेटिकली करेक्ट लिखना पसंद करते हैं, उसमें एरर्स डालते हैं। और साथ ही साथ जो एक बात होती है दोस्तों, उसको कहते हैं लैंग्वेज का रजिस्टर, मतलब लैंग्वेज पढ़ने में स्मूथ है कि नहीं, वो चीज नहीं है इसमें, ठीक है। तो मैं दूसरा न्यूज़पेपर देखूंगा एडिटोरियल के लिए, फिर कल देखते हैं उस पर, अभी फिलहाल पढ़ते हैं इसको। देखिए इस सेंटेंस में, बाय नॉमिनेटिंग चंपाई सोरेन, चंपाई सोरेन को नॉमिनेट करके टू द पोजीशन ऑफ चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के पोजीशन पर उनको नॉमिनेट करके, एंड ensuring ए कन्विंसिंग विन इन द ट्रस्ट वोट, और ट्रस्ट वोट में अच्छी जीत हासिल करके, कन्विंसिंग विन हासिल करके, यानी कि अच्छी जीत, छोटी मोटी जीत को कन्विंसिंग विन नहीं बोलते दोस्तों। अगर आप कन्विंसिंग विन बोलते हैं तो एक अच्छी जीत होती है, जिसके बारे में कहा जाए कि हाँ अच्छी जीत हुई है, थोड़ा सा मार्जिन से जीत जो होती है उसको कन्विंसिंग विन नहीं बोलते, ठीक है। तो कन्विंसिंग विन जो होती है वो एक अच्छी मार्जिन से जीत होती है। तो ये सब करके द झारखंड मुक्ति मोर्चा और इसके अलाइज ने अच्छा किया है। टू वेदर द स्टॉर्म, टू वेदर द स्टॉर्म, ये एक एक्सप्रेशन है, टू वेदर द स्टॉर्म। जब कोई मुसीबत आप पे आए, ठीक है, स्टॉर्म आए और आप उसको वेदर कर दो, यानी कि आप उससे अफेक्टेड नहीं होते, आप अपने आप को सरवाइव करवा लेते हो, आप अपने आप को बचा लेते हो, तो इसी को कहते हैं टू वेदर द स्टॉर्म। एक ईडियम है टू वेदर द स्टॉर्म, मतलब जो सामने मुसीबत आई उसका सामना करके निकल जाना, ठीक है, उससे प्रभावित नहीं होना। तो इन पे जो मुसीबत आई थी उन्होंने उस मुसीबत का सामना कर लिया, उससे निकल गए। तो द झारखंड मुक्ति मोर्चा एंड इट्स अलाइज द कांग्रेस एंड द राष्ट्रीय जनता दल, ये सब फालतू फालतू अननेसेसरी लिखा हुआ है, आपको भी पता है अलाइज द कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल है। तो इन सब चीजों से ज्यादा वर्ड से घबरा मत जाइए, ठीक है, अच्छे से समझ के पढ़िए। द झारखंड मुक्ति मोर्चा एंड इट्स अलाइज, कौन है इसके अलाइज? द कांग्रेस एंड द राष्ट्रीय जनता दल डिड वेल, उन्होंने अच्छा किया। टू वेदर द स्टॉर्म, मतलब कि बहुत अच्छे से उन्होंने सामना किया। डिड वेल टू वेदर द स्टॉर्म मतलब अच्छे से इस मुसीबत का सामना किया, उससे बच के निकले हैं। आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ हेमंत सोरेन, क्योंकि इसके पहले हेमंत सोरेन का रेजिग्नेशन हुआ था ना, ओवर करप्शन चार्जेस, उसके बाद जो उन्होंने बहुत अच्छे से इसका सामना किया, बहुत अच्छे से बच के निकले हैं। The predominantly tribal populated Jharkhand, the predominantly tribal populated, इसको मैंने ब्लू से इसलिए किया है, समझाना चाहता हूँ। predominantly इसका मतलब बहुत ज्यादा, यही डोमिनेंट है, वहां ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है झारखंड में। तो झारखंड इज predominantly tribal populated, झारखंड इज predominantly tribal populated, झारखंड इज ब्यूटीफुल, झारखंड इज ग्रेट, झारखंड इज हिस्टोरिक। जो भी मैं बोल रहा हूँ एडजेक्टिव बोल रहा हूँ ना, तो ये यहाँ भी एक एडजेक्टिव है पॉपुलेटेड, लेकिन एडजेक्टिव के पहले आपको एक एडवर्ब चाहिए, प्रीडोमिनेंटली ट्राइबल पॉपुलेटेड, ठीक है, ट्राइबल पॉपुलेटेड एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है। झारखंड इज प्रीडोमिनेंटली ट्राइबल पॉपुलेटेड, तो पढ़िए, द प्रीडोमिनेंटली ट्राइबल पॉपुलेटेड झारखंड रिमेन्स वन ऑफ जस्ट अ फ्यू स्टेट्स, ये अभी भी बना हुआ है वन ऑफ जस्ट अ फ्यू स्टेट्स, उन कुछ स्टेट्स में से, that have not been rested by the Bharatiya Janata Party, that have not been rested by the Bharatiya Janata Party। rested मतलब क्या होता है दोस्तों? rested मतलब होता है छीन लेना, रेस्ट मतलब छीन लेना होता है, ऐसा स्नैच कर लेना, ठीक है। तो ये एक उन राज्यों में से, कुछ राज्यों में से बचा हुआ है जो भारतीय जनता पार्टी जिसको छीन नहीं पाई है। छीन लेने का मतलब गवर्नमेंट वहां अपना स्टैब्लिश नहीं कर पाई है। एवर सिंस द बिगिनिंग, उस समय से, किस बिगिनिंग के समय से, कौन सी बिगिनिंग के समय से? व्हाट पॉलिटिकल साइंटिस्ट कॉल द एरा ऑफ द बीजेपी डोमिनेटेड पार्टी सिस्टम इन नॉर्दर्न इंडिया, जिसको पॉलिटिकल साइंटिस्ट क्या कहते हैं? एरा ऑफ द बीजेपी डोमिनेटेड पार्टी सिस्टम इन नॉर्दर्न इंडिया। तो उस समय, इस समय से अब तक झारखंड उन कुछ स्टेट्स में से रहा है जिसको बीजेपी अपने वश में नहीं कर पाई है। जस्ट अ सेकंड दोस्तों। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। इट इज द, अभी तक उसको कवर अपने पास नहीं ले पाई है, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने हाईलाइट कर दी है समझने के लिए। ये है आपका एक रिलेटिव, सॉरी, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यहाँ पे। पॉलिटिकल साइंटिस्ट कॉल द एरा ऑफ द बीजेपी डोमिनेटेड पार्टी सिस्टम इन नॉर्दर्न इंडिया। इस चीज के शुरुआत से ही अब तक झारखंड को
बीजेपी छीन नहीं पाई है ना, दूसरे पार्टी से हथियार नहीं पाई है। इट इज टू द जेएमएम्स लीडरशिप क्रेडिट, और क्रेडिट किसको जाता है? जेएमएम के लीडरशिप को। इट इज टू द जेएमएम्स क्रेडिट, जेएमएम्स लीडरशिप्स क्रेडिट। ये ब्लू फ्रेज इसलिए है क्योंकि आपको समझना होगा, इट इज टू समबडीज क्रेडिट, मतलब क्रेडिट उसको जाता है। इट इज टू माई फादर्स क्रेडिट दैट वी स्टडीड वेल, ये इस बात का क्रेडिट हम लोग के पिताजी को जाता है कि हम लोगों ने अच्छी पढ़ाई की। ठीक है, हम लोगों ने अच्छी पढ़ाई की, इस बात का क्रेडिट हमारे पिताजी को जाता है। इट इज टू आवर फादर्स क्रेडिट दैट वी स्टडीड वेल। तो इस तरह का एक सेंटेंस आप अपने दिमाग में छोटा सा बना सकते हैं। ठीक है, आप बोल सकते हैं इट इज टू माई टीचर्स क्रेडिट दैट आई स्पीक इंग्लिश वेल। ठीक है, इस बात का क्रेडिट मेरे टीचर्स को जाता है कि मैं अच्छी इंग्लिश बोलता हूँ। ठीक है, तो यहाँ लिखा है इट इज टू द जेएमएम्स लीडरशिप्स क्रेडिट दैट इट सॉट टू एलिवेट अ लीडर हु प्ले, कि उन्होंने क्या किया, किस बात का क्रेडिट, कि उन्होंने एक ऐसे लीडर को ऊपर लाने की कोशिश की। इट सॉट टू एलिवेट अ लीडर, एलिवेट मतलब ऊपर लाना, सीक टू डू समथिंग, कुछ करने की कोशिश करना। इट सॉट टू एलिवेट अ लीडर, ऐसे लीडर को ऊपर लाने की कोशिश की हु प्लेड अ मेजर रोल इन द स्टेट्स फॉर्मेशन, जिन्होंने एक बहुत बड़ा रोल निभाया था स्टेट के फॉर्मेशन में। आफ्टर इट्स बाइफर्केशन फ्रॉम बिहार, बाइफर्केशन मतलब तोड़े जाने के बाद, बिहार से टूटने के बाद। बाइफर्केशन नाउन है, बाइफर्केट वर्ब होता है। ठीक है, दो टुकड़ों में बिहार को तोड़ा गया था, बिहार और झारखंड, तो बाइफर्केशन, आफ्टर इट्स बाइफर्केशन फ्रॉम बिहार। रादर देन अपॉइंटिंग अनदर फैमिली मेंबर, ओके, इन्होंने एक ऐसे नेता को ऊपर लाने की कोशिश की जिन्होंने रोल बहुत बड़ा प्ले किया था स्टेट के फॉर्मेशन में। रादर देन अपॉइंटिंग अनदर फैमिली मेंबर, ना कि किसी अपने फैमिली मेंबर को अपॉइंट किया, तो इनके जो लीडरशिप को क्रेडिट जाता है। ये न्यूज़पेपर का कहना है कि चूंकि इन्होंने एक ऐसे नेता को बनाया है चीफ मिनिस्टर जिन्होंने एक अच्छा रोल प्ले किया है स्टेट के फॉर्मेशन में, अपने किसी फैमिली के मेंबर को नहीं बनाया है। ठीक है, रादर देन डूइंग समथिंग, ये एक एक्सप्रेशन समझ लीजिए, इसको यूज करना समझ लीजिए कैसे यूज करते हैं। ठीक है, आई ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ रादर देन अब्यूजिंग माई क्रिटिक्स। आई ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ, आई ट्राई टू करेक्ट माई सेल्फ, मैं अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करता हूं, मैं अपने आप को सही करने की कोशिश करता हूं। रादर देन शाउटिंग एट माई क्रिटिक्स, अपने जो क्रिटिक्स हैं उन पे चिल्लाने की बजाय मैं अपने आप को बेहतर करना पसंद करता हूं। ठीक है, तो रादर देन डूइंग समथिंग मतलब वो चीज आप नहीं करते हैं। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, दूसरा एग्जांपल दे देता हूं। रादर देन sitting quietly and feeling bad, I like talking about my problems with my family members. ठीक है, तो ये ना करके मैं वो चीज करता हूं। तो जब दो चीजें हों और इसमें आप एक प्रेफर करते हैं दूसरे चीज को नहीं करते हैं, तो आप रादर देन यूज करते हैं। जैसे आई लाइक वॉचिंग सिनेमा फिल्म्स एट द सिनेमा रादर देन वॉचिंग देम ऑन टीवी। I like watching films at the cinema rather than watching them on TV. तो rather than doing something, आपको समझ में आ गया? Okay. Rather than appointing another family member, दूसरे फैमिली मेंबर, किसी और फैमिली मेंबर को चीफ मिनिस्टर बनाने की जगह उन्होंने एक ऐसे नेता को चीफ मिनिस्टर बनाया जिसने स्टेट के फॉर्मेशन में काफी बड़ा रोल निभाया था बिहार से अलग होने के बाद। चलिए, even if this was a decision taken under duress, अगर ये अंडर ड्यूरेस मतलब क्या होता है दोस्तों? जब आप पर कोई चीज का थ्रेट हो, मतलब आप अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, आप अपनी मर्जी से कोई चीज नहीं कर रहे, आप दबाव में कर रहे। अंडर ड्यूरेस मतलब दबाव में, जब आप पर कुछ चीज का दबाव डाला जा रहा है कि ऐसा नहीं होगा तो ऐसा कर दिया जाएगा, तो अंडर ड्यूरेस। कई बार लोग क्या होते हैं, जैसे कोई मिनिस्टर जो होता है ना, रिजाइन करता है। रिजाइन कब करता है? अंडर ड्यूरेस। ऊपर से आ रहा होता है कि नहीं रिजाइन करोगे तो हटा दिए जाओगे, तो अच्छा रिजाइन ही कर दो, तो दे रिजाइन अंडर ड्यूरेस। ये नहीं कि वो खुद से डिसाइड किए कि चलो भाई रिजाइन कर देते हैं। कई बार होता है कि कोई मिनिस्टर गलत कुछ किया तो ऊपर से प्राइम मिनिस्टर से प्रेशर आता है कि रिजाइन करो, रिजाइन करो, नहीं करोगे तो हम हटा देंगे, तो वो खुद रिजाइन कर देता है। तो रिजाइन किया तो क्या किया? अंडर ड्यूरेस रिजाइन किया। इसको ब्रिटिश इंग्लिश में ड्यूरेस पढ़ते हैं, अंडर ड्यूरेस, ओके, और अमेरिकन इंग्लिश में ड्यूरेस पढ़ते हैं। ठीक है, तो अंडर ड्यूरेस, ड्यूरेस जो भी पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि हो सकता है इवन इफ दिस वाज अ डिसीजन टेकन अंडर ड्यूरेस, ये जो बनाने का डिसीजन था एक ऐसे इंसान को, चंपाई सोरेन को, ये दबाव में भी अगर लिया गया था। एंड अवॉइडिंग, यहाँ अवॉइडिंग नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये ग्रामेटिकल एरर है।
ठीक है, इवन इफ दिस वाज अ डिसीजन टेकन टू अवॉइड द इंप्रेशन, टेकन टू अवॉइड द इंप्रेशन, ये अच्छी इंग्लिश नहीं लिखी है दोस्तों, यहाँ टू अवॉइड होना चाहिए। आप लोगों से उम्मीद की जाती है एग्जाम देने जाते हो तो कि आप एरर्स ना करो, और यहाँ आप न्यूज़पेपर में एरर वाले सेंटेंसेस पढ़ रहे हो, क्या सीखोगे, क्या फायदा होगा। इसीलिए अगर आप सिस्टमैटिकली पढ़ाई करोगे इंग्लिश में तो आप भी एरर्स पकड़ पाओगे दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर अवॉइडिंग की जगह क्या होना चाहिए, टू अवॉइड। मैं बताता हूं फिर से, इवन इफ दिस वाज अ डिसीजन टेकन अंडर ड्यूरेस, even if it was a decision taken to avoid the impression, इस impression को avoid करने के लिए लिया गया decision, that it was the Shibu and Hemant Soren led family that would rule by proxy। क्या होता है, जैसे लालू यादव जी को रिजाइन करना पड़ा था बिहार में, तो उन्होंने अपनी वाइफ को बना दिया था चीफ मिनिस्टर। तो इससे मैसेज क्या गया कि पीछे से, पर्दे के पीछे से वो कंट्रोल कर रहे हैं सब चीजों को, ठीक है। वो नहीं है चीफ मिनिस्टर, लेकिन बाई प्रॉक्सी वो सब चीजें देख रहे हैं। बाई प्रॉक्सी मतलब आप खुद नहीं करते, किसी और को अपना काम करवाते हैं, राइट। तो प्रॉक्सी, जैसे कभी कई बार कहा जाता था सोनिया गांधी चीफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री नहीं बनी, उन्होंने मनमोहन सिंह को बनाया, लेकिन वो ही रूल कर रही है बाई प्रॉक्सी, वही सब कुछ डिसाइड कर रही है बाई प्रॉक्सी। और उनके प्रॉक्सी कौन थे, मनमोहन सिंह। ऐसा बोलना कितना सही है कितना गलत मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा लोग बोलते थे, राइट। तो बाई प्रॉक्सी मतलब भी आप समझ रहे हैं, मैं इसको हाईलाइट कर दूं फ्रेज को, बाई प्रॉक्सी। ये पहले भी आ चुका है। अगर आप कुछ करते हो बाई प्रॉक्सी तो आप खुद नहीं करते हो, आप किसी और से करवाते हो उस चीज को, ओके। तो ऐसा इंप्रेशन जाता है, इस इंप्रेशन को अवॉइड करने के लिए, कौन सा इंप्रेशन, दैट इट वाज द शिबू एंड हेमंत सोरेन लेड फैमिली, शिबू और हेमंत की जो फैमिली थी वही रूल कर रही है। इस इंप्रेशन को अवॉइड करने के लिए इन्होंने चंपई सोरेन को बनाया है चीफ मिनिस्टर, ठीक है। दिस इन अ वे बक द ट्रेंड, एक और फ्रेज सीखिए, बक द ट्रेंड, बहुत आसान है, बक द ट्रेंड। देखो मान लो कि सारे बैंक्स जो है ना उनके शेयर के दाम घट रहे, गिर रहे हैं सारे बैंक्स के, और एक बैंक है, कोई भी एक बैंक ले लो XYZ, उसका शेयर बढ़ रहा है। तो आप कह सकते हो कि XYZ बैंक शेयर्स बक द ट्रेंड, क्योंकि बाकी सारे बैंक्स के शेयर नीचे जा रहे हैं और उसका नहीं, उसने बक कर दिया ट्रेंड को, यानी वो ट्रेंड के साथ नहीं गया। तो बक द ट्रेंड मतलब समझ गए, जब कोई सिचुएशन में सारे एक तरफ खास तरह से रिएक्ट कर रहे हो तो दूसरे तरह से रिएक्ट करना, ठीक है, अलग हो जाना। तो बक द ट्रेंड, बाकी की तरह नहीं रिएक्ट करना, ठीक है। दिस इन अ वे बक द ट्रेंड इन मोस्ट रीजनल पार्टीज, और इससे क्या हो गया, एक अलग तरह की चीज क्रिएट हो गई। बाकी जो रीजनल पार्टीज हैं उसमें ऐसा नहीं होता है, वेयर पावर टेंड्स टू कॉन्सेंट्रेट इन द फैमिलीज, जहां पावर जो है कहाँ कॉन्सेंट्रेट रहता है, फैमिली में ही कॉन्सेंट्रेट रहता है। जैसे आप बात कर लो मुलायम सिंह यादव की, यूपी वाली पार्टी की, बेटा बन गया अखिलेश यादव, उससे पहले उनके भाई साहब भी काफी, चाचा जी उनके काफी इंपॉर्टेंट रोल रखते थे, अभी उनके बेटे की पार्टी हो गई है। तो पावर जो होता है टेंड्स टू कॉन्सेंट्रेट इन द फैमिलीज। ये टेंड टू डू समथिंग मतलब क्या होता है, कोई चीज होने की प्रवृत्ति रखना। जैसे मैं कहूं some people tend to cry under pressure, मतलब कुछ लोग प्रेशर में रोने लग जाते हैं, राइट। some people tend to cry when they are very happy, कुछ लोग रोने की प्रवृत्ति रखते हैं जब बहुत खुश होते हैं, तो राइट। तो tend to do something मतलब ऐसा कर जाना, ऐसा करने की प्रवृत्ति रखना, ऐसा कर देते हो, ठीक है। he tends to shout when somebody criticizes him, ठीक है, तो वो चिल्लाने लग जाता है जब उसको कोई क्रिटिसाइज करता है। तो टेंड टू डू समथिंग, तो पावर कहाँ रह जाता है, फैमिलीज में ही रह जाता है कॉन्सेंट्रेट होके। इसके जो मोस्ट पॉपुलर लीडर्स होते हैं उसके फैमिलीज तक ही पावर रह जाता है सीमित होके। इस ट्रेंड को बक कर दिया। ज्यादातर रीजनल पार्टीज में क्या होता है दोस्तों, पावर उन फैमिलीज के पास ही रह जाता है जो फैमिलीज हैं मोस्ट पॉपुलर लीडर्स के, राइट, वहीं तक रह जाता है पावर। या तो either due to the fact that this allows party finances to be controlled by these closest to the leadership, या तो इस वजह से होता होगा ये, either due to the fact, इस वजह से कि इससे क्या हो जाता है कि पार्टी के जो फिनेंसेस होते हैं ना, यानी पार्टी के जो पैसे कौड़ी के मामले होते हैं, वो कंट्रोल होते हैं किससे, क्लोज जो रहता है ना लीडरशिप के, उनसे, क्योंकि उन्हीं के लोगों के पास पावर्स हैं, तो जाहिर सी बात है फाइनेंसेस वो बेहतर कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरी वजह यह हो सकती है, सच पार्टीज आर अनेबल टू इवॉल्व
into cadre based ideology driven units, कि ऐसी पार्टीज के कोई आइडियोलॉजी नहीं होती है, इनमें ये बन नहीं पाते, दे फेल टू इवॉल्व, दे आर अनेबल टू इवॉल्व into cadre based ideology driven units। कैडर बेस्ड मतलब जिसमें कैडर्स हो, कैडर मतलब समझते हैं ना, जिसके सिपाही होते हैं, सिपाही को कैडर बोलते हैं एक तरह से, किसी भी ग्रुप के एजुकेटेड इन्फॉर्म्ड यूनिट्स जो होते हैं, लोग जो होते हैं, उसको कैडर कहते हैं, राइट। तो कैडर बेस्ड आइडियोलॉजी ड्रिवन यूनिट्स नहीं बन पाते हैं, किसी एक पार्टी का वो किसी एक फैमिली का वो चीज बन के रह जाता है, और वो जाति पर डिपेंड सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, आपको भी पता ही है, राइट। तो इस वजह से शायद ऐसा रहा होगा। तो न्यूज़पेपर दोनों चीज दे रही है, एक रीजन दे रही है उनको कि आप पैसे कंट्रोल करने के लिए वैसा करते होंगे, इंपॉर्टेंट लोगों के पास ही पावर कंसंट्रेट करके रखते हैं, और चंपई सोरेन जैसे किसी को लेके आ जाना, चीफ मिनिस्टर बना देना, ये अच्छा है। आगे देखिए, बाय कैटेपल्टिंग, ये एक अच्छा वर्ड है। कैटेपल्ट मतलब वो जो गुलेल नहीं होता जिससे आप पक्षी मारते हैं, उसको कैटेपल्ट कहते हैं, ठीक है। कैटेपल्ट एक नाउन है, वो गुलेल, और कैटेपल्ट वर्ब भी है, किसी चीज को दूर फेंकना, ठीक है, कैटेपल्ट कर देना। तो बाय कैटेपल्टिंग चंपाई सोरेन टू द हेल्म ऑफ गवर्नेंस, अचानक से चंपाई सोरेन को सीधे ले जाके कहां बैठा दिया, एट द हेल्म ऑफ द गवर्नेंस, राइट। तो बाय कैटेपल्टिंग चंपाई सोरेन टू द हेल्म ऑफ गवर्नेंस, ऐसा करके यानी कि सीधे चीफ मिनिस्टर के पोस्ट पे बैठा दिया। हेल्म मतलब होता है एक, जब शिप होता है तो उसको जो स्टीयरिंग व्हील समझते हो ना कार का, तो कार में स्टीयरिंग व्हील होता है, लेकिन शिप पे जो होता है, बोट्स पे जो होता है, उसको हेल्म कहते हैं, राइट। तो जो ड्राइव करेगा, हेल्म ऑफ गवर्नेंस मतलब चीफ मिनिस्टर। तो कैटापल्ट कर दिया गया, अचानक से उनको फेंक के वहां पहुंचा दिया गया, यानी तेजी से वहां पहुंचा दिया गया। अगर आपको कैटापल्ट किया जाता है तो प्रोसेस से होकर नहीं जाते, आप डायरेक्ट पहुंच जाते हैं वहां। by catapulting Champai Soren to the helm of governance, ऐसा करके जेएमएम ने सिग्नल दिया है ए रिटर्न टू इट्स पास्ट, अपने पास्ट पे रिटर्न होने का, इनका जो अतीत था उसके तरफ वापस जाने का। व्हेन इट वाज मोर ऑफ अ मूवमेंट, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा एक मूवमेंट थी एंड लेस अ टिपिकल पार्टी, और एक बाकी पार्टीज की तरह नहीं थी। हालांकि टू इश्यूज शुड वरी द पार्टी, दो चीजें अभी भी हैं जो पार्टी को वरी करनी चाहिए, यानी पार्टी को टेंशन होना चाहिए। क्या है वो? His appointment was also made possible because of a family rift। इनका जो अपॉइंटमेंट हुआ है, जो चंपई सोरेन का, ये पॉसिबल हो पाया एक फैमिली रिफ्ट की वजह से। रिफ्ट मतलब होता है दरार, ओके। तो परिवार में एक दरार था ओवर द पॉसिबल कैंडिडेचर ऑफ कल्पना सोरेन। कल्पना सोरेन पे सब लोग सहमत नहीं हो पा रहे थे कि हेमंत सोरेन की जो वाइफ है, उन्होंने भी कोशिश वही थी कि कल्पना सोरेन को बना देते हैं, हेमंत सोरेन की वाइफ को, जैसे लालू यादव की वाइफ बनी थी यहाँ, लेकिन इस पे सब लोग सहमत नहीं हो पाए, इस फैमिली रिफ्ट की वजह से वो बने। और दूसरी, सेकंड, द अनएडिफाइंग साइट, ये जो अनएडिफाइंग वर्ड पहले भी आ चुका है, अनप्लेजेंट, ठीक है, देखने में अच्छा नहीं लगने वाला। द अनएडिफाइंग साइट ऑफ एमएलएज बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू कांग्रेस रूल तेलंगाना। इनके जो एमएलए थे ना, उनको तेलंगाना भेजा गया, जहां कांग्रेस का रूल है, कांग्रेस इनकी अलाई है, ठीक है, वहां भेजा गया बस में बैठा करके। क्यों बैठा करके भेजा गया भाई? इससे ये लगता है, सजेस्ट दैट द रूलिंग अलायंस वाज नॉट सो श्योर, कि जो अलायंस है, ठीक है, ये श्योर नहीं थी ऑफ आइडियोलॉजिकल लीनिंग्स एक्टिंग एज अ ग्लू टू कीप इट्स फ्लॉक टुगेदर। वो श्योर नहीं थी कि इनका जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो इनका जो आइडियोलॉजी है, ये इन सबको एक साथ रख पाएगा, इस बारे में वो श्योर नहीं थे। They were not so sure of ideological leanings acting as a glue। ये पूरा फ्रेज को देखिए, नॉट श्योर ऑफ दिस वर्किंग एज दिस, ठीक है। तो दे वर नॉट श्योर ऑफ आइडियोलॉजिकल लीनिंग्स, आइडियोलॉजिकल लीनिंग्स मतलब समझते हैं ना, आइडियोलॉजी का झुकाव, कि नहीं ये मेरी आइडियोलॉजी, इसकी वजह से मुझे इसी पार्टी में रहना है, मैं कभी कितना भी बड़ा पोस्ट दूसरी पार्टी में मिले नहीं जा सकता, मेरी आइडियोलॉजी के खिलाफ है वो पार्टी। तो दे वर नॉट सो श्योर ऑफ आइडियोलॉजिकल लीनिंग्स एक्टिंग एज ए ग्लू टू कीप इट्स फ्लॉक टुगेदर, कि यही चीज ना रखती है लोगों को मिला करके, लेकिन वो नहीं श्योर थे, इसीलिए उनको बस में बैठा करके एमएलए को कहा, या जैसे भी एमएलए को कहा भेजना पड़ा, कांग्रेस रूल तेलंगाना भेजना पड़ा। इस चीज से तो बहुत बुरा लगा ये। इट वाज एन अनएडिफाइंग साइट, क्योंकि लोग कह सकते हैं क्या जरूरत पड़ी आपको लोगों को वहां भेजने की, जब आपके लोग इतने ज्यादा आपके साथ लॉयल है। तो a phenomenon that has become sadly true of many politicians in India। लेकिन आप भी जानते हैं ये फिनोमिनन, यानी ये जो घटना है, ये जो चीज है, होने वाली है,
होती है, फिनोमिनन जो है, फिनोमिनन को हिंदी में क्या करूं मुझे नहीं समझ में आ रहा, ये जो है ये तो बिल्कुल सही है। कई पॉलिटिशियंस के बारे में जिनको जहां अच्छा मिलता है वो पलट लेते हैं फटाक से। भारत में आइडियोलॉजी नाम की तो कोई चीज नहीं है, नहीं तो कांग्रेस और बीजेपी दो अलग अलग आइडियोलॉजी की पार्टीज हैं, तो कैसे कोई कांग्रेस वाला बीजेपी में और बीजेपी वाला कांग्रेस में जा सकता है, राइट? लेकिन ऐसा होता है इंडिया में। Hemant Soren's resignation would also have been welcomed in normal circumstances. ये हेमंत सोरेन का जो रेजिग्नेशन है, इसका स्वागत नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में भी किया जाना चाहिए था, किया गया, वुड हैव बीन वेलकम, मतलब किया गया होता, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस का रिजल्ट क्लॉज है। वेयर एनीवन इन गवर्नमेंट शुड गिव अप पावर, कोई भी गवर्नमेंट में है उसको पावर छोड़ देना चाहिए इफ दे पे सीरियस करप्शन, अगर उन पे सीरियस करप्शन चार्जेस आ जाएं तो। ये हम लोग उम्मीद करते हैं कि अगर किसी पे सीरियस करप्शन चार्जेस लग जाएं तो उसको छोड़ देना चाहिए पावर। अगर ऐसा होता तो शिवराज सिंह चौहान को भी छोड़ देना चाहिए था पावर, राइट? क्योंकि उन पे भी एलिगेशंस लगे हैं, करप्शन चार्जेस लगे हैं सीरियस। अलग बात है कि मटेरियलाइज नहीं हो रहे। एज ए डिड इन अ परपोर्टेड लैंड स्कैम, यहाँ देखिए ये भी कोई अच्छा यूज नहीं है परपोर्टेड का, यहाँ पे अलेज्ड यूज होना चाहिए था। परपोर्टेड यूज लीगल मामले में नहीं होता, यहाँ लैंड स्कैम लीगल मामला है, तो यहाँ अलेज्ड लैंड स्कैम होना चाहिए था परपोर्टेड के जगह। परपोर्टेड और अलेज्ड सिनोनिम जरूर हैं, लेकिन दोनों का कॉन्टेक्स्ट अलग होता है। इसीलिए मैं इस बारे में बोल रहा हूं कि मैं इसको पढ़ना और पढ़ाना नहीं चाहता, क्योंकि कितनी इस तरह की चीजों को गौर करा जाए। जो न्यूज़पेपर लिख रही है वहां पर लिखने वाले लोगों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि एरर्स ना हो। कल भी मैंने बताया था सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का एरर, राइट? रिमार्क्स के साथ हैज लगाते हैं, वो हैव लगना चाहिए। प्लूरल है रिमार्क्स, तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। तो ऐसी सिंपल सिंपल मिस्टेक्स अगर होंगी तो हम लोग क्या ही कर सकते हैं। तो फिर इसीलिए यहाँ पर होना चाहिए एन अलेज्ड लैंड स्कीम, नॉट परपोर्टेड। परपोर्टेड जो होता है उसका लीगल मामला नहीं होता, क्लेम होता है दोस्तों, ठीक है, लेकिन उसका लीगल कॉनोटेशन नहीं होता। और जहां लीगल कॉनोटेशन होता है वहां पर बात आ जाती है अलेज्ड की, ठीक है, एन अलेज्ड मर्डरर, ना कि परपोर्टेड मर्डरर। बात समझ में आ रही है? तो लैंड स्कैम लीगल मामला है ना, तो यहाँ पर अलेज्ड होना चाहिए, ना कि परपोर्टेड। इसी को कहते हैं हम लोग क्लोज टेस्ट। जब आपके क्लोज टेस्ट में सिमिलर वर्ड्स आते हैं तो आपको कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वर्ड चुनना होता है कि उस कॉन्टेक्स्ट में कौन सा वर्ड सही होता है, जबकि दोनों सिनोनिम्स होंगे दिए हुए ऑप्शंस में फिर भी। तो अगर न्यूज़पेपर इस तरह की चीजें लिखेंगे तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स क्लियर कैसे हो पाएंगे? जो आप देखेंगे वही तो सीखेंगे, राइट? But the fact that the union government has used its law enforcement agencies, such as the ED, less as weapons against corruption and more as a tool to browbeat any opposition. देखिए इस सेंटेंस में द फैक्ट से लेकर अपोजिशन तक पूरा का पूरा सब्जेक्ट है दोस्तों, पूरा का पूरा। द फैक्ट से लेके अपोजिशन तक पूरा, ये पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है। और इसका वर्ब है गिव्स, और सिंपल में बोलूं द फैक्ट गिव्स कॉज फॉर कॉज। कौन सा फैक्ट? यही फैक्ट, फैक्ट दैट। उसके बाद करते चलिए। The fact that the union government has used its law enforcement agencies such as the Enforcement Directorate less as weapons against corruption and more as a tool to browbeat any opposition. Browbeat क्या होता है? किसी को डराना धमकाना, ब्राउबीट। आप किसी को ऐसे भाव चढ़ा करके डराते हो कि नहीं, ऐसे करके कि देख हम गुस्से में हैं कुछ कर दे, वो ऐसे वाला ब्राउबीट करना, ठीक है। तो ब्राउबीट करते हैं अपने अपोजिशन को, यानी डराते धमकाते हैं, ठीक है। तो ये जो ईडी वगैरह है, इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो है, इनके लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, इनको ये क्या यूज कर रहे हैं? करप्शन के खिलाफ वेपन्स के तौर पे कम यूज कर रहे हैं और अपोजिशन को डराने के लिए ज्यादा यूज कर रहे हैं। ये रीजन देता है, इट गिव्स कॉज फॉर पॉज। अब ये कॉज फॉर पॉज होता है सोचने का रीजन। जैसे अगर बाय द वे एक नर्स जो होती है वो दवा दे रही है लेकिन देखती है कुछ अजीब होता है तो फटाक से क्या करती है, पहले दवा रोकती है सारा, ठीक है। तो दैट इज कॉज फॉर पॉज, मतलब रुक जाना, सोचने के लिए कि आगे क्या करना है, ठीक है। तो इट गिव्स कॉज फॉर पॉज, मतलब ये रुक के सोचने का रीजन देता है, ये जो हो रहा है गवर्नमेंट ऐसे यूज कर रही है। रिगार्डलेस ऑफ दिस, हालांकि इस बात के बगैर भी, रिगार्डलेस ऑफ दिस, रिगार्डलेस ऑफ समथिंग मतलब उस चीज का कोई मायने नहीं रखता। रिगार्डलेस ऑफ दिस मिस्टर सोरेन्स केस मस्ट बी थॉरली इन्वेस्टिगेटेड। भले ही वो ऐसा कर रही हो सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन मिस्टर सोरेन के केस को थॉरली इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए एंड शुड नॉट बी सब्जेक्ट टू द वेगरीज ऑफ पॉलिटिकल आउटकम्स।
और इनका जो इन्वेस्टिगेशन है ना, वो इस बात पे निर्भर नहीं करना चाहिए कि पॉलिटिकल आउटकम क्या होगा, क्योंकि आपको पता है वेगरीज मतलब होता है कभी इधर कभी उधर, कुछ पता नहीं, अनियमितता जिसको कहते हैं वेगरीज। अब यहाँ क्या मतलब हुआ, अनियमितता बोल देने से काम नहीं चलता, आपको समझाना होगा। वेगरीज ऑफ पॉलिटिकल आउटकम्स मतलब, अब बाय द वे इलेक्शंस होंगे, हो सकता है बीजेपी आ जाए, हो सकता है फिर से हेमंत सोरेन की गवर्नमेंट आ जाए, यही है वेगरीज, ठीक है, जो अब श्योर नहीं है किधर किधर जाएगा। वेगरीज ऑफ द वेदर मतलब मौसम कैसा रहेगा, ठीक है। वेगरीज ऑफ द पॉलिटिकल आउटकम सच एज द रिटेंशन ऑफ पावर बाय द जेएमएम एंड इट्स अलाइज। मान लो रिटेंशन कर ले पावर, वो फिर से रिटेंशन, रिटेन से रिटेंशन बना है, फिर से वो पावर में आ जाए जेएमएम और इसके अलाइज, तो इन सब बातों पे नहीं निर्भर करना चाहिए उनके इन्वेस्टिगेशन। अगर किसी पे क्रिमिनल चार्जेस लगे तो उनके इन्वेस्टिगेशन को पॉलिटिकल आउटकम के वेगरीज पे नहीं निर्भर करना चाहिए। पॉलिटिकल आउटकम जो भी हो, लोग उनको वोट करे ना करे वो बात की चीज है, लेकिन लीगल सिस्टम को सही तरीके से काम करना चाहिए। जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको अपना काम पूरी तरह से ईमानदारी से करना चाहिए। इन अ वे द डेवलपमेंट शुड कंपेल द जेएमएम लेड गवर्नमेंट। एक तरीके से ये जो घटनाएं घटी हैं, ये जेएमएम लेड गवर्नमेंट को फोर्स करेंगी, करना चाहिए टू रीओरिएंट इट्स फोकस, अपने फोकस को फिर से रीओरिएंट करे, यानी कि दूसरे दिशा में डाले, किधर अपने फोकस को फिर से डिसाइड करे, ऑन गवर्नेंस, गवर्नेंस पे डाले, रीओरिएंट इट्स फोकस ऑन गवर्नेंस। इसको ब्लू से कर देता हूं ताकि पूरा एक फ्रेज के तौर पे आप इसको देख सकें। रीओरिएंट इट्स फोकस ऑन गवर्नेंस, ये अपना फोकस फिर से गवर्नेंस पे डाल सके इन वन ऑफ इंडियाज मोस्ट मिनरल रिच बट मटेरियली पुअर स्टेट्स, एंड दैट विल बी इट्स बेस्ट आंसर। और यही सबसे बढ़िया जवाब होगा टू द क्वेश्चंस रेज, जो सवाल उठे हैं अब इसके बारे में, इस स्टेट के बारे में, फॉलोइंग द अरेस्ट, अरेस्ट के बाद जो सवाल उठे हैं, यही सबसे अच्छा तरीका होगा जवाब देने का, कि अपना फोकस कहाँ है, गवर्नेंस पे डालें। तो साफ साफ न्यूज़पेपर सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रही है झारखंड के लिए, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो अगले बार कल मैं सोचता हूँ कि मैं किसी और न्यूज़पेपर को के एडिटोरियल को पढ़ूंगा, इसका नहीं, क्योंकि आई एम काइंड ऑफ डिसएंचेंटेड विद द हिंदू न्यूज एडिटोरियल्स गाइस। चलिए मिलते हैं फिर दूसरे दिन, अगले दिन दूसरे वीडियो के साथ। बाय बाय।